हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी टीचिंग एग्जाम प्रोफेशनल एबिलिटी की 50 मार्क्स की तैयारी हम कर रहे हैं जी। कर भी क्या रहे हैं, आज ये लास्ट क्लास है आपकी 21st, ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने 20 वीडियोस में प्लस इंटेलिजेंस की वीडियोस मैंने अलग से ऐड ऑन कर दी हैं, तो वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके अलावा रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सो अभी के लिए मुझे बाकी और जो है जैसे यूजीसी और एक यूपीएचसीएससी की कुछ एक वीडियोस रहती हैं, सो वो बनानी है। बट आपके जो नोट्स अवेलेबल मैंने करवाए हैं उनमें 1000+ क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं, विद एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी का सेक्शन। ओके, तो ये चीजें मैंने अवेलेबल करवा दी हैं जिस बच्चे को, क्योंकि कई अच्छा एक और चीज मुझे ये भी सुनने में आया टीम से कि बच्चे जो है वो इसका सैंपल भी चाहते हैं। बट सैंपल की क्या जरूरत है आपको, जब आपको सारी की सारी वीडियोस मिल ही रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या सैंपल देखना है, यही तो सैंपल है। मैं ये सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लस इंटेलिजेंस की पीडीएफ, और उसके साथ साथ जो है आपके 1000+ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें कंपाइल्ड वे में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और वो भी मैंने 700 में अवेलेबल करवाई है, वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर। जबकि आप लोगों को पता है कि मैं पीडीएफ यूजुअली प्रोवाइड करवाती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा दी है। तो जिन बच्चों ने नोट्स बनाने, चीजें करनी है, वो यहाँ से भी आराम से कर लेगा। बट स्टिल जिनको पीडीएफ चाहिए, वो जो है पीडीएफ जो है वो अपनी इस प्लेलिस्ट में पहली वीडियो देख लेना कैसे आपको पीडीएफ मिल सकती है। सो वैसे आपको मिल जाएगी। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है, जो आपको उस वीडियो में मैंने बताया है कि नोट्स कैसे मिलेंगे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के, सो वो वहां से आप ले सकते हो। जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट आए वो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगी ये क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रैक्टिस करवा पाऊँ जल्दी से जल्दी। बिकॉज आप लोगों की जो ये क्लासेस है ये मैंने बीच में शुरू की थी, वो भी यूपीएचसीएससी का एग्जाम शिफ्ट हो गया था इसलिए। तो यूपीएचसीएससी वाले एग्जाम की कुछ एक वीडियोस पेंडिंग है, मुझे उन पे भी काम करना है। तो अभी के लिए क्वेश्चंस थोड़े से पेंडिंग रहेंगे। बाकी जिन बच्चों को मतलब ये है कि हाँ मैंने अभी पढ़ लिया है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो वो फिर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल वे में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे से मैंने, क्योंकि मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई करते हुए आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट पढ़ाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से हो, चाहे वो डायरेक्ट सोल्व हो। ओके, तो वो सारी चीजें जो है आपकी हो जाएंगी। 50 मार्क्स में से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अब 10 जगह पे चीजें पढ़ने की बजाय इन्हीं को अच्छे से रिपीटेडली करके और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, स्पेशली जिन बच्चों ने नोट्स खरीदे हैं उन्होंने। ओके जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, और उसके साथ साथ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी क्या है। अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे नोट्स लें या जिन्होंने लिए हैं, ऑब्वियसली ये क्लास तो देख रहे होगे आप, जिस बच्चे ने नोट्स लिए वो एक क्लासेस जरूर देख लें। ओके, वो बेटर है। प्लस मैं जब क्वेश्चंस भी जब भी करवाऊंगी तब भी वो क्वेश्चंस भी देख लेना, भले ही आपने नोट्स से प्रैक्टिस कर ली हो। बिकॉज कुछ ना कुछ जब आप समझाते हो ना, तो समझाते टाइम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया जाता है, सो वो एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है। ओके, सो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, स्किल और कॉम्पिटेंसी होता क्या, मतलब क्या, और इनमें फर्क क्या है। तो स्किल एक तरीके से वो चीज है, मतलब एक सीखी हुई वो एबिलिटी है जो आपको आती है। कि मुझे कोडिंग आती है, तो वो कोडिंग जो है वो क्या हो गई, एक स्किल हो गई। कंप्यूटर चलाना, एमएस एक्सेल में आप एक्सपर्ट हो, सो वो स्किल हो गई आपको कि वो चीज आती है। आप जो है उस चीज का इस्तेमाल करके, जो आपने सीखी है वो चीज का इस्तेमाल करके आप एक टास्क कर सकते हो, दैट इज स्किल। बट क्या आप में वो कॉम्पिटेंस है, क्या आप में वो क्वालिटी, वो नॉलेज, उस चीज से रिलेटेड बिहेवियर या वो एटीट्यूड है, तो ये कॉम्पिटेंसीज होंगी, वो बिहेवियर, नॉलेज या एटीट्यूड जो आपको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर टास्क में सक्सेसफुल होने में। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेंसी एक तरीके से आपको बिहेवियरल नजर आएंगी। कि अच्छा, हम कई बार बोलते हैं ना कि ये इंसान कॉम्पिटेंट है, तो अगर उसको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए तो उसमें स्किल डेवलप की जा सकती है। ओके, तो स्किल स्पेसिफिक एबिलिटीज हो गई जो आप किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सीखते हो, और कॉम्पिटेंसीज वो नॉलेज या बिहेवियर या वो एटीट्यूड है कि हाँ इसका पर्टिकुलर इंसान, कई बार बोल देते हैं ना कि यू आर कॉम्पिटेंट टू गेट एडमिशन या टू गेट अ जॉब इन आर्मी। ओके, तो वो कॉम्पिटेंसी किसी न किसी बेसिस पे देखी होगी, अगले इंसान के एटीट्यूड के बेसिस पे, उसकी नॉलेज के बेसिस पे, सो वो इंसान कॉम्पिटेंट है। बट अगर वो और मेहनत करे उस पर्टिकुलर चीज में, या उस स्किल को हासिल करने की कोशिश करे, तो वो चीज हो जाएगी।
वो मतलब है इसका, ठीक है। तो स्किल हमें डेवलप करनी पड़ती है। अब हम यहाँ क्यों स्किल की बात कर रहे हैं टीचिंग में, क्योंकि टीचिंग भी अपने आप में एक स्किल है। आपको हर एक टीचर का समझ नहीं आता ना, तो वो पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है सबका। तो वो जो टीचिंग स्किल है वो आपकी, इसीलिए जो ये आपके स्कूल लेवल पे वो होते हैं, टीचर्स बनते हैं, उनको बीएड कंपलसरी होती है, क्योंकि बीएड में वो टीचिंग स्किल्स हम सिखाते हैं, हमें सिखाई जाती हैं वो चीजें कि आपको कैसे पढ़ाना है, वो पेडागोजी सिखाई जाती है, ठीक है, कि पढ़ाना कैसे है बच्चों को। सो वही चीज है जी। और स्पेसिफिकली जब टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं तो एक टीचिंग स्किल्स आप उसमें पढ़ोगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमेशा, और आया भी हुआ है। सो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे ना, यानी आप पढ़ा रहे हो बट एक बड़ी क्लास को पढ़ाने के बजाय छोटी क्लास को पढ़ा रहे हो। सो आपने क्या किया, क्लास का साइज और क्लास का टाइम कि आप 45 मिनट पढ़ाने की बजाय 10 मिनट पढ़ा रहे हो, 6 मिनट 12 मिनट पढ़ा रहे हो, ऐसे। ओके, तो बहुत कम टाइम में पढ़ाना है आपको। सो वो चीज है कि आप उस टाइम में किस तरीके से पढ़ाते हो, वो तरीका हम देख लेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन बता देंगे, और उसके बाद आप वापस से पढ़ा के देख लेना, ऐसा है। ओके, सो DW एलन नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, ये माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। इन्होंने माइक्रो टीचिंग को क्या बोला? स्केल्ड डाउन टीचिंग बोला, कि हम क्या कर रहे हैं, क्लास का साइज और टाइम जो है वो कम कर दे रहे हैं। तो वो माइक्रो टीचिंग हो गया। सो माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज टीचिंग इन मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर सेटअप में आप पढ़ा रहे हो, जहां पे उसको स्केल डाउन कर दिया गया है, स्केल डाउन इन साइज ऑफ द क्लास एंड टाइम एंड टास्क, ठीक है। सो क्लास टाइम, साइज ऑफ द क्लास टाइम, देन है टास्क विद फोकस ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करवाते हुए उस चीज को पढ़ाना चाह रहे हो और वो चीज सिखाना चाह रहे हो। ये टर्म जो है वो DW एलन, ड्वाइट W एलन, इनके नाम से जानी जाती है। एलन रॉबर्ट बुश ने भी इसके बारे में बात की है। तो कई बार ये भी हो जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है, तो अगर एलन का नाम ना मिले तो ये जो है रॉबर्ट बुश का नाम आप याद रख सकते हैं। ओके, ये 6 स्टेप की साइकिल है जी, ये साइकिल आपको याद रखनी है। आप क्या करते हो माइक्रो टीचिंग में, आप पहले प्लान करते हो, प्लान करके आए आप, फिर आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको जो टीचर बैठा है, इंस्ट्रक्टर, वो आपको फीडबैक देगा, फिर आप रीप्लान करोगे उस फीडबैक के बेसिस पे, फिर आप वापस से पढ़ा के देखोगे और आपको वापस से फीडबैक मिलेगा। जब तक आप प्रॉपर नहीं हो जाते, उस स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल नहीं कर लेते, तब तक ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, आपको वापस से मॉडिफिकेशन बताई जाएंगी, आप वापस से प्लान करके आओगे, वापस से पढ़ाओगे, वापस से फीडबैक मिलेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, 6 स्टेप साइकिल। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है कि ये जो 6 स्टेप साइकिल है इसको 36 मिनट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो टीचिंग की साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, तो 36 मिनट है जी। कैसे? ये जो सबसे पहले आप प्लान कर रहे हो, इसका टाइम हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ाने का टाइम जो आपको मिल रहा है 6 मिनट का, फिर 6 मिनट में टीचर आपको फीडबैक देगा। अब आपको वहीं बैठे बैठे रीप्लान करना है ना, तो दोबारा से प्लान करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो टाइम चाहिए, तो हमने 6 की बजाय 12 मिनट का टाइम यहाँ दे दिया है। फिर आप वापस से 6 मिनट पढ़ाएंगे और 6 मिनट आपको टीचर जो है वो फीडबैक देगा। सो ये टोटल 36 मिनट की साइकिल होगी। सबसे पहली जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग नहीं मानी जाएगी, वो प्लानिंग का टाइम पीरियड नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब टीचिंग स्किल्स बहुत सारी होती हैं। ओके, सो जो एक्सटेंसिवली रूटीन टीचिंग में यूज की जाती हैं उनको हम कोर टीचिंग स्किल्स बोलते हैं, और वो कोर टीचिंग स्किल्स हमें पता होनी चाहिए। तो उन्हीं में से कुछ टीचिंग स्किल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि इन टीचिंग स्किल्स से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी स्किल्स मेंशन है। ओके, तो ये है जी वो 10 टीचिंग स्किल्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी 18 स्किल्स की भी बात करता है, बहुत जगह पे आपको अलग अलग और भी स्किल्स मिल जाएंगी जब आप डीपर लेवल पे जाएंगे, बट एटलीस्ट ये 10 स्किल आपको पता हो जो कि कोर टीचिंग स्किल्स हैं, यानी कि रूटीन बेसिस में ये तो यूज होंगी ही होंगी। सबसे पहला आता है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, फिर स्टिमुलस वेरिएशन, यूजिंग ब्लैक बोर्ड, एक्सप्लेन करने की स्किल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, प्रोबिंग क्वेश्चंस, रेनफोर्समेंट, प्यूपिल इंटरेक्शन को प्रॉम्प्ट करना, लेक्चर की स्किल और लेक्चर को क्लोज करने की स्किल। ओके, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जैसे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, सो जब आप पढ़ाने के लिए क्लास में गए हो, एंटर किए हो, तो उसके बाद आपको आज क्या पढ़ाने वाले हो वो बताना तो पड़ेगा ना, तो उसको इंट्रोड्यूस करना भी अपने आप में एक स्किल है, कला है। ओके, सो वो स्किल आपको पता होनी चाहिए। कैसे? कि एक टीचर जब इंट्रोड्यूस करता है लेसन को तो वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है कि वो क्या चीज है, मतलब इट्स लाइक
पहले से जो बच्चों के माइंड में चीजें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप कैसे जो है अपना लेसन इंट्रोड्यूस करोगे। सो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स जो है इस स्किल के मिल जाएंगे, जैसे यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे को पहले से क्या चीज आती है ये बात आप ध्यान रखोगे, वो चीज उसको आती होगी तभी आप कनेक्ट करके अपना लेसन इंट्रोड्यूस करोगे। ओके, टीचर को प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि अच्छा आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें लेक्चर मेथड सही रहेगा, नरेशन सही रहेगा, ड्रामेटाइज करके इसको बता सकते हैं, या ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है, या एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, किस तरीके से उस लेसन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो वो अप्रोप्रिएट डिवाइस का इस्तेमाल करना, अप्रोप्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल करना टीचर को पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो लेसन को उस टाइम पे और फिर जब अगले फेज में जाते हो वो लेसन पढ़ाना शुरू करते हो तो उसमें एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कि यानी कि आपने पहले प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे की थी वहां से शुरू किया, वहां से कनेक्ट करते हुए आपने चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, सो उस कनेक्टिविटी के साथ, उस कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ाना है, और जो आपका लेक्चर है वो अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव हो। इफेक्टिव यूजुअली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है अपना, उसमें इफेक्टिव जो है टीचिंग तभी मानी जाती है जब लर्निंग हुई हो, यानी कि अगर मैं पढ़ा रही हूं और आपको समझ ही नहीं आया तो टीचिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। टीचिंग का इट्स लाइक वो कम्युनिकेशन वाली चीज ना, कि अगर मैंने कोई चीज आपको बोली है, अगर आपको समझ आई और आपने फिर फीडबैक दिया, रिस्पॉन्ड किया, तभी वो चीज वो इफेक्टिव मानी जाएगी, वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा, तब तक उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर आपको समझ ही नहीं आया है तो। सो टीचिंग अकेला इट्स लाइक ये नहीं होता कि टीचर आया और पढ़ाया और चला गया, सो वो टीचिंग का प्रोसेस पूरा ही नहीं हुआ उसमें, उसको हम इफेक्टिव टीचिंग नहीं बोलेंगे। इफेक्टिव टीचिंग तब होगी जब आप गए, आपने पढ़ाया, बच्चे को समझ आया। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो तो आप अपना तरीका बदलो, उस तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो अल्टीमेटली सिर्फ आप मतलब इट्स लाइक हर टाइम पे गलती टीचर की होगी कि उसने ठीक से नहीं बताया, उसने ठीक से नहीं समझाया। सो वो क्या कर सकता है, वो कैसे इंप्रूव कर सकता है, तो वो चीजों का ध्यान रखना है। इसीलिए आप अपनी स्किल को पॉलिश करते हुए जाते हो सकता है मैं अगर यही लेसन या यही लेक्चर जब मैंने यूट्यूब पे पहली वीडियो डाली थी और पहली बार पढ़ाया था उस टाइम पे करवाती, वैसा आज नहीं करवा रही हूँ। आज हो सकता है और बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं है, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट जो है वो आपको खुद ब खुद देखने को मिलती है जब आप पढ़ाते हो, जब आप टीचिंग करते हो, जब आप चीजें देखते हो, और यही जो टीचिंग की स्किल है वही आपको फर्दर जो है फिर आपकी अर्निंग्स लाके देगी, राइट। सो वो अर्निंग, इसीलिए मैंने एक वीडियो भी डाली थी दूसरे चैनल पे, आप वो भी देखना एक बार, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो जरूरी है और वो कैसे आप हासिल कर सकते हो स्टूडेंट रहते रहते। ओके, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में आपको मतलब स्टूडेंट लाइफ आजकल बहुत लंबी हो गई है, यानी कि आप जो है पीएचडी करने तक आपकी मतलब 30 साल की उम्र चली जाती है, या एटलीस्ट 28 तक तो हो ही जाते हो आप, अगर कोई भी गैप ईयर नहीं है तो। सो वो चीज है कि आप 28 तक आप बैठे थोड़ी ना रहोगे, तो साथ साथ कुछ ना कुछ तो अर्निंग आपको करनी पड़ेगी ना। आप कैसे कर सकते हो, क्या चीजें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड थी वो वीडियो। तो जी टीचिंग में स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी, और ये स्किल हमारी लेसन इंट्रोडक्शन की हो गई। अब स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि जो आप बता रहे हो, बोल रहे हो, उसमें टोन, पिच, हाई, लो, वो सारी चीजें आप जो है कैसे जो है किसी टॉपिक पे अलग तरीके से स्विच करोगे, तो वो स्टिमुलस जो आप दे रहे हो, यानी कि जो डेलिब्रेट चेंज है आपके स्टिमुलस में, आपके बिहेवियर में बीइंग अ टीचर, वो क्लियरली दिखना चाहिए, जिससे आप बच्चों की अटेंशन को अपने ऊपर रख सको कि आप जो समझा रहे हो बच्चे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। ओके, तो स्टिमुलस वेरिएशन को हम एक डेलिब्रेट चेंज इन स्टिमुलाई बोलते हैं, कि टीचर डेलिब्रेटली कोई चीज कर रहा है ताकि बच्चे की, लर्नर की अटेंशन जो है वो टीचर की बात के ऊपर ही रहे। और बच्चा, वो होता है ना कई बार कि आप बॉडी तो वहीं बैठी है आपकी, लेकिन आप जो है दिमाग से कहीं और ही थे, फिर एकदम से आप बोर्ड की तरफ देखते हो और फिर पता चलता है ये कितना टॉपिक करवा दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो वो जो गैप हो जाता है ना, वो इसलिए होता है कि टीचर जो है या तो बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा है या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो टीचर का काम है इंश्योर करना। ठीक है, और वो कैसे इंश्योर करेगा, स्टिमुलस वेरिएशन से। जैसे इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे फोकस करना। ठीक है, सो फोकसिंग द प्यूपिल्स अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वर्ड या आइडिया या जनरलाइजेशन। सो आप इस तरीके का बिहेवियर करो कि उस पर फोकस करवा रहे हो आप। अब मैं फोकस वर्ड के ऊपर बार बार आपका फोकस करवा रही हूं। ठीक है, सो टीचर की मूवमेंट,
टीचर जो है वो क्लास में अगर मूव कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या आपने जो है टीचर के जो जेस्चर्स हैं, हाथ या बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, हाथ जो है वो हिला रहा है या इस तरीके से कुछ बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सो वो सारी चीजें मैटर करेंगी, वो स्टिमुलस वेरिएशन में आ जाएंगी कि टीचर किस तरीके से, मतलब मीनिंगफुल और पर्पसफुल मूवमेंट होनी चाहिए टीचर की, कि अगर वो बोल रहा है उसको पता होना चाहिए कि अभी मैं चाहता हूं कि बच्चा जो है वो मेरे बोलने पे फोकस करे, अभी मैं जो एक्शंस करके दिखा रहा हूं बच्चा उसके ऊपर फोकस करे। तो टीचर शुड नो एवरीथिंग। ओके, टीचर के जेस्चर के साथ साथ स्पीच के पैटर्न में भी चेंज होता है। कहीं पे आप बहुत आराम से बोल रहे हो, कहीं पे आप बहुत फोकस करके चीजों को बोल रहे हो, कहीं पे आप बहुत हाई पिच में बोल रहे हो चीजों को, सो वो चीजें जो है वो स्टिमुलस वेरिएशन में आ जाएंगी। इंटरेक्शन स्टाइल में चेंज होते रहना चाहिए, कभी टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन हो रहा है, कभी आपने बच्चों से पूछ लिया तो प्यूपिल प्यूपिल इंटरेक्शन हो रहा है, या प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन हो रहा है कि पहले बच्चे ने बात कर ली, सो वो इंटरेक्शन स्टाइल जो है उसमें बदलाव होते रहना चाहिए, वो टीचर डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसको करवानी है चीजें। जब आप एक पॉज लेते हो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, तो वो पॉज जो है वो डेलिब्रेट यूज होता है साइलेंस का, कि आप डेलिब्रेटली कुछ सेकंड के लिए रुके हो ताकि बच्चे, आपने जो बोला है वो बच्चे प्रोसेस कर पाए, समझने की कोशिश कर पाए। सो वो पॉजिंग जो है वो भी स्टिमुलस वेरिएशन में आ जाएगी। ओरल विजुअल स्विचिंग, सो आप जो है सेंसरी फोकसेस को चेंज कर रहे हो बार बार, कि आप अभी बोल रहे हो, अभी लिख के दिखा रहे हो, तो विजुअल बच्चे देख रहे हैं, कभी देखना सुनना दोनों हो रहा है, कभी आपने कोई वीडियो प्ले की है, तो वो सारी चीजें जो है वो मैटर करेंगी, कि आप स्विच करते रहो, कि अभी आप बोल रहे हो, अभी आप दिखा रहे हो लिख के, या क्या कर रहे हो, सो वो स्विचिंग चलती रहेगी। ओके, देन है जी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्योंकि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड विजुअल एड है, जहां पे आप लिखते हो और बच्चे देखते हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हो साथ साथ, तो वो ऑडियो विजुअल हो गया दोनों एक तरीके से। सो ये वन ऑफ द फिटेस्ट और इजिएस्ट तरीका है एक तरीके से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इलिस्ट्रेट करने का, शो करने का। इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, आपकी राइटिंग एटलीस्ट लेजिबल हो, कि वो पढ़ पाए, बच्चों को समझ आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मोती से ही पिरो दो आप, जो है बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, नहीं, इतनी होनी चाहिए कि समझ आ रही है क्लियरली सब बच्चों को। ओके, इसीलिए मैं कई बार बोलती भी हूँ कि जब टीचर्स की बात आती है और अगर आपको बोर्ड पे लिखना नहीं आता, तो आप अलग अलग लेटर लिखो। मान लो मुझे ये नीटनेस लिखना है, तो मैं हड़बड़ाहट की बजाय ऐसे अलग अलग लिखूंगी, तो एटलीस्ट समझ आएगा बच्चों को कि क्या क्या लेटर्स लिखे हैं। ओके, सो वो चीज समझ आनी चाहिए। कई बार क्या होगा कि आप जो है बहुत अच्छी करने के चक्कर में इस तरीके से कुछ करोगे, तो वो राइटिंग गड़बड़ा सकती है। ओके, सो आप अलग अलग लेटर्स लिखोगे तो शायद बेटर लिख पाओ। तो लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड, नीट ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। हमारे एक टीचर है थे, मतलब अब तो ऑब्वियसली वो रिटायर हो गए हैं, वो क्या करते थे, ये ब्लैक बोर्ड है ना, वो ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे और वो यहाँ से लिखना शुरू करते थे, यहाँ से करते 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 फिर वो यहाँ लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये, और फिर उन्होंने ये वाला पोर्शन रब कर दिया, यानी कि बहुत क्लियर तरीके से, नीट तरीके से उन्होंने ब्लैक बोर्ड का यूज किया, कि ताकि बच्चे जो है वो उसी सीक्वेंस में अच्छे से नोट डाउन भी कर पाए अपनी नोटबुक में। और मैं ये एमएससी की बात बता रही हूँ कि उस टाइम पे, मतलब इट्स लाइक कई बार ये होता है ना बड़ी क्लासेस में आके तो आप बोल के ही बता देते हो मोस्टली, बट नहीं, वो अच्छे से क्लियरली यहाँ से शुरू करके जो है बहुत अच्छे से आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है आप लोगों को भी। ओके, तो वो भी एक स्किल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो मैंने अभी बताया कि आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करो, अप्रोप्रिएट जगह पे, और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। देन है एक्सप्लेन करने की स्किल, कि जब आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, तो एक्सप्लेन करने की स्किल ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट या मीनिंग समझाना चाह रहे हो वो क्लियरली बच्चों को समझ आना चाहिए, उसी सेंस में समझ आना चाहिए, उसी एग्जैक्ट मीनिंग के साथ समझ आना चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हो। ओके, सो इसमें आप अलग, इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे। यूज ऑफ बिगनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी, तो वो आप बेटर तरीके से ऑर्डर्ड वे में शुरू कर सकते हो। देन है जी यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, कि आप लिंक कैसे, इट्स लाइक आप जो है इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करना जब सीखते हो ना, तो आप कनेक्ट करना जानते हो कि आपने अब ये चीज बोली तो अगली कैसे कनेक्ट करनी है। इट्स लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यानी आपने पहले वाले से अगली लाइन को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। या देयरफॉर, हाउएवर, बिकॉज, ऑन द अदर हैंड, या एडिशनली, डेफिनेटली, इस तरीके से आप जो है कनेक्शंस यूज करते हो, एक्सप्लेनिंग लिंक्स यूज करते हो। ओके, देन मीडिएटर्स का इस्तेमाल जी, कि आप डायग्राम का, मॉडल्स का, इस तरीके से जिनको जो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको बेटर बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बच्चे कनेक्टेड रहेंगे और मीनिंगफुली उनको समझ आ जाएगा।
यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, तो आप जो है समराइज करते हो जब पॉइंट्स को, उसमें भी आप ओवरऑल समरी बता सकते हो कि आज हमने ये पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा, तो आपने 2 मिनट 5 मिनट में समराइज कर दिया उस चीज को, वो एक्सप्लेनेशन। देन क्वेश्चंस टू टेस्ट प्यूपिल अंडरस्टैंडिंग, जब आपने पढ़ा लिया, क्योंकि हम ये भी तो पढ़ते हैं ना कि टीचिंग में क्या होता है, एक होता है इंटरेक्टिव फेज जिसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है या पढ़ा रहा है टीचर, सो एक हो गया पोस्ट इंटरेक्टिव और एक हो गया प्री इंटरेक्टिव, ठीक है। सो पहले वाला जो स्टेज है उसमें आप प्लानिंग कर रहे हो, बीच वाली स्टेज में आप पढ़ा रहे हो, और जो तीसरी स्टेज है उसमें आप फीडबैक के लिए पूछ रहे हो बच्चों से। सो वो फीडबैक वाली चीज है कि आप बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी आप बीच में ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ के जानना, ओके, कि उनको जान पाओ आप कि उनको समझ आया या नहीं। देन है जी स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, आप जो भी चीज एग्जाम्पल के साथ समझाओगे, उस एग्जाम्पल को भी जब रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाओगे तो शायद बच्चे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इसके भी अपने कंपोनेंट्स होंगे कि आपको सिंपल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना है, सिंपल के साथ साथ वो रेलेवेंट भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि टॉपिक से बिल्कुल हटके कोई एग्जाम्पल दे दिया। फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल सिंपल हो, रेलेवेंट हो और इंटरेस्टिंग भी हो। देन आप अप्रोप्रिएट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो कि आप वर्बल तरीके से समझा रहे हो, नॉन वर्बल तरीके से समझा रहे हो, या दोनों को मिक्स करके समझा रहे हो, कैसे समझा रहे हो, तो अप्रोप्रिएट मीडिया का इस्तेमाल हो। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ये आपको पता हो कि इंडक्टिव डिडक्टिव में होता क्या। इंडक्टिव में आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हो, ठीक है, कि आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल करवाया और फिर बताया कि इन जनरल ये फॉर्मूला रहेगा, इस तरीके से सारी चीजें होंगी। डिडक्टिव में आप जनरल टू पर्टिकुलर जाते हो कि आपने एक जनरल फॉर्मूला बताया, जनरल चीजें बताई, और उसके बाद आप पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर चले गए, ओके। तो ये पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर आपको याद रखना है इंडक्टिव और डिडक्टिव वर्ड के साथ। देन है जी स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। सो प्रोबिंग क्वेश्चंस मतलब कि आप जो है वो होता है ना कि सीरीज में उनको उनसे बच्चों से क्वेश्चन पूछना, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, उस बेसिस पे फिर आगे बढ़ना, ठीक है। सो प्रोबिंग क्वेश्चन मतलब इट रेफर्स टू गिविंग डीप into the pupil's response by asking series of subsequent questions। तो आप जो है डीपर नॉलेज उनको प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, कैसे, जैसे प्रॉम्प्ट करोगे आप कि जब कोई रिस्पॉन्स नहीं है या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है तो टीचर जो है उकसा सकता है बच्चे को, थोड़ी सी और हिंट देके, कोई इन्फॉर्मेशन देके, ताकि बच्चा कोशिश करे, सो वो एनकरेजमेंट मिलेगी उसको वहां से। देन सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर इनिशियल रिस्पॉन्स मिल गया या इनिशियल रिस्पॉन्स पार्शियली करेक्ट या इनकम्प्लीट है तो फिर आप एडिशनल क्वेश्चन पूछोगे ताकि बच्चा एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाए, ठीक है। रीफोकस आप कर सकते हो चीजों को, इंक्रीज कर सकते हो क्रिटिकल अवेयरनेस, कि अगर कोई चीज सही है उस बच्चे ने बताई तो आप उससे पूछोगे क्यों है ऐसा, ताकि वो और एक्सप्लेन कर पाए। रीडायरेक्ट कर सकते हो, किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं आया तो उसको छोड़ के दूसरे से पूछ लो, तो आपने क्वेश्चन को ही रीडायरेक्ट कर दिया, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रोबिंग क्वेश्चन में आ जाएंगी। स्किल ऑफ रिन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने रिन्फोर्समेंट पनिशमेंट जो है ऑलरेडी स्किनर में पढ़ी है, तो रिन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन करेगी किसी जो है बिहेवियर को, बच्चे के बिहेवियर को। तो आप स्किल, ये जो स्किल है रिन्फोर्समेंट वाली कि टीचर को कब जो है वो रिन्फोर्समेंट यूज करनी है, कैसे उस रिन्फोर्समेंट का इस्तेमाल करके रिस्पॉन्स में मॉडिफिकेशंस लेके आनी है, कैसे, वो एक तरीके से रिन्फोर्समेंट मतलब एनकरेजमेंट ही हो गया कि आप जो है एनकरेज कर रहे हो, चाहे आप वो रिवॉर्ड दे के कर रहे हो, शाबाशी दे के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो रिन्फोर्समेंट की स्किल जो है वो टीचर में होनी चाहिए। इसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे पॉजिटिव वर्बल रिन्फोर्समेंट कि आपने बोला, आपके बोलने में और आपके जो बोलना है वर्ड्स, क्योंकि आपने वर्ड्स का यूज किया ना, वर्बल है, नॉन वर्बल में आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, तो एक तो आपने बच्चे को बुला रहे, वाह, गुड, वेरी गुड, फाइन, सुपर, ये एक्सीलेंट, वो चीज आपने यूज की, वो है पॉजिटिव वर्बल रिन्फोर्समेंट कि आपने पॉजिटिव वे में बच्चे को रिन्फोर्स करने की कोशिश की है। पॉजिटिव नॉन वर्बल में क्या हो जाएगा कि आपने स्माइल कर दी कि हाँ समझ आ गया कि हाँ सही है, स्माइल की, थोड़ा सा गर्दन हिला दी, तो वो चीज की बच्चे को समझ आ गया कि हाँ टीचर को समझ आया है, और उसने ये नॉन वर्बल तरीके से रिन्फोर्स कर दिया बच्चे को, ठीक है, या उसकी पीठ थपथपा दी, ठीक है, या फ्रेंडली एक लुक, वो लुक में ही, क्योंकि उसमें आप बोले नहीं हो बट समझ आ गया बच्चे को कि हाँ मैंने सही जवाब दिया है और मुझे आगे भी ऐसे ही करना है, ओके। देन है जी नेगेटिव वर्बल रिन्फोर्समेंट, तो नेगेटिवली, इसमें हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जैसे रॉन्ग कि ये गलत बताया आपने, ये गलत है, ये यू इडियट, तो वो जो चीजें हैं ना वो नेगेटिव वर्ड्स का यूज हो रहा है, ऑल्दो आप बिहेवियर को रिन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो बट वो नेगेटिव वर्बल वर्ड्स हैं। नॉन वर्बल में भी क्या है, आप उसको फ्राउन करके देखो, गुस्से से देखो, वो सारी चीजें नेगेटिव नॉन वर्बल में आ जाएंगी।
ऐसे ही डिनायल रेनफोर्समेंट, क्योंकि कुछ एक टीचर्स हैं जो किसी भी तरीके की रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते ही नहीं है क्लास में, उसकी वजह से भी बच्चे डिस्करेज हो सकते हैं कि उसने सही आंसर दिया फिर भी आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहे, कोई रेनफोर्स नहीं किया बच्चे को, तो वो चीज जो है वो किसमें आ जाएगी, डिनायल में। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रेनफोर्समेंट, तो वो इनअप्रोप्रिएट यूज भी नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपरली जहां सिचुएशन सूट कर रही है, जहां पे एनकरेज करने की जरूरत है, टीचर को पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे किस तरीके से रेनफोर्समेंट को यूज करना है। ओके, देन है जी प्रॉम्प्टिंग प्यूपिल इंटरेक्शन, तो स्किल है ये भी बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए उकसाना एक तरीके से, ठीक है। सो वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो पाए, जैसे पीपल शुड बी मेड मेंटली, प्यूपिल शुड बी मेड मेंटली प्रिपेयर्ड, कि उनको आप मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हो, सेट कर रहे हो चीजों को, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ताकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर पाए, आप पॉज करके नॉन वर्बल क्लूज उनको दे रहे हो, थोड़ा एक साइलेंस की स्थिति में आ रहे हो ताकि बच्चे सोच पाए 2-4 सेकंड तो एटलीस्ट। देन है इंस्पायरिंग पीपल पार्टिसिपेशन, कि आप अपने इस तरीके के जेस्चर्स यूज करो, स्टेटमेंट्स ऐसी आप बोलो ताकि बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें और पार्टिसिपेट करें। सो आपको क्या करना है, पीपल इंटरेक्शन को इंक्रीज करना है। ओके, स्किल ऑफ लेक्चरिंग, अब लेक्चर देना है, पढ़ाना कैसे, शुरू कैसे करना है, चीजें कैसे एंड करनी है, कैसे सम अप करना है, तो वो लेक्चर देने की भी, अपनी चीजों को प्रेजेंट करने की भी एक स्किल होती है कि मैंने बना तो ली पीपीटी, मैंने पढ़ भी लिया उस टॉपिक से रिलेटेड, बट अब मैं सीक्वेंस वाइज बेटर तरीके से पढ़ा नहीं पा रही हूँ, तो वो स्किल नहीं है, मतलब, ठीक है। तो वो स्किल ऑफ लेक्चरिंग भी होनी चाहिए कि कैसे मेन पॉइंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से आपने समझाना है। कंपोनेंट्स क्या रहेंगे कि आपको एबिलिटी है स्टार्ट लेक्चर को स्टार्ट करने की, लेक्चर को सिंप्लीफाई करना आपको आता है, ऑडियो विजुअल एड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, टीचिंग पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हो जो बच्चे को समझ आ जाए, बार बार वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, आपका जो इंटरेक्शन है उसके स्टाइल में चेंज कर रहे हो, इंटरेस्टिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि बच्चों की अटेंशन वहां पे बनी रहे, क्लैरिटी के साथ आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप में एबिलिटी है कि आप उस लेक्चर को सम अप करके ओवरऑल भी चीजें बता सकते हो कि आज हमने ये पढ़ा। ओके, देन आप क्लोजर में क्या करोगे, टॉपिक को समराइज करोगे, और उसको क्या, मतलब इट्स लाइक समराइज करना, एनकरेज करना, उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करवाना, ये सारी की सारी स्किल्स के कंपोनेंट्स जो है वो स्किल ऑफ क्लोजर में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी। हमने स्किल और कॉम्पिटेंसीज की बात कर ली, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी की आप बात करेंगे तो सिंपल शब्दों में तो सिंपली यही बात है कि आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हो, उसका रास्ता क्या है, वे क्या है, कौन सा तरीका है, मीन्स क्या क्या है, किस किस तरीके से किन किन चीजों का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर। ओके, तो वो इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने का जो प्रोसेस है एकेडमिक प्रोग्राम्स में वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है फेस टू फेस लर्निंग है कि आप ट्रेडिशनल वे में जाके पढ़ा रहे हो और वहां पे आप इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर रहे हो। एक हो सकता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जो कि आजकल बहुत चलते हैं। एक है ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ हो सकता है ब्लेंडेड लर्निंग है। सो ऑनलाइन ब्लेंडेड, ये आपको डिपेंड करेगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है, सिखाने का तरीका, लर्निंग का तरीका कौन सा है, उस बेसिस पे आपकी जो है डिलीवरी होगी इंस्ट्रक्शंस की। ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एकेडमिक प्रोग्राम को जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम, हम किन किन तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीकों का, जैसे टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, आईसीटी का इस्तेमाल कितना है, आप जब इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हो तो और किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। सो वो सारे आ जाएंगे डेफिनेटली। जो टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज या बाकी चीजें वो फेस टू फेस में अलग रहेंगी, ओडीएल या ओपन डिस्टेंस लर्निंग में अलग रहेंगी, ऑनलाइन या ब्लेंडेड में अलग होंगी। तो जब आपका ब्लेंडेड हो गया तो आपका तरीका बदल जाएगा पढ़ाने का। मैं सेम अगर जो चीज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ और मुझे पता है कि अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बच्चा जो यूट्यूब पे ढूंढेगा उसको जल्दी से जल्दी मटेरियल चाहिए कि उसको समझ आ जाए कम टाइम में, तो मैं टाइम वेस्ट करने की बजाय उसको सम अप करने की कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। ओके, सो बट यही सेम टीचर, मतलब मैं ही अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊं तो तरीका अलग हो सकता है, बच्चों को देख के भी तरीका अलग हो सकता है। ये तो मैं इन जनरल एवरेज बच्चों के हिसाब से पढ़ा रही हूँ सारी चीजें, बट जब क्लास में बच्चों को पढ़ाऊं ऑफलाइन में या फेस टू फेस लर्निंग में, उसमें अलग तरीका होगा क्योंकि बच्चे भी अलग अलग तरीके के होंगे कि अच्छा बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बच्चे क्लास में डेली आ रहे हैं या नहीं, उन काफी सारी चीजों के ऊपर आपका जो तरीका है इंस्ट्रक्शन डिलीवरी का वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो मेन बेनिफिशियरी जो है डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन का वो लर्नर ही रहेगा। इंस्ट्रक्शंस देने का काम यूजुअली टीचर या इंस्ट्रक्टर का ही होता है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं, लर्नर की नीड्स के हिसाब से भी हम डिलीवरी जो है वो चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ये यूजुअली फेस टू फेस लर्निंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो स्टडी लर्निंग मटेरियल, सेल्फ लर्निंग, ये एसएलएम जो है वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, तो जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग में मिलेगा। जैसे इग्नू का अगर आप कोई कोर्स करोगे तो आपको उसके पर्टिकुलर मटेरियल मिल जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी से करोगे तो हो सकता है वो हार्ड कॉपी में भी आपको मेल करते हो चीजें, राइट, कि ये वाली बुक जो है वो हार्ड कॉपी में भी मेल होंगी। सो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या तरीका यूज हो रहा है, और वो इन जनरल चीजें हैं, बस मैं शब्दों में थोड़ा ढालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये टॉपिक लगे कि आपने कवर कर लिया, अदरवाइज समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग का आप देखोगे तो बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गई, देन आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, डिस्कशन फोरम्स हो गई, तो ये तरीके रहेंगे। देन हमें ये भी समझना चाहिए कि अलग अलग मेथड्स हैं सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की। तो ओवरऑल आप ये समझ के चलो कि जब आपका पढ़ाने का तरीका है, लर्निंग का जो है, लर्निंग का जो मोड है वो चेंज होगा तो आपका इंस्ट्रक्शन का मोड भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी की बात करें फेस टू फेस लर्निंग में, तो फेस टू फेस लर्निंग में यूजुअली आपको टीचर और लर्नर जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हुए मिलेंगे। ये मोस्ट फॉर्मल या मोस्ट प्रैक्टिस्ड जो है फॉर्मल सिस्टम है हमारा। डायरेक्ट टीचिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, फेस टू फेस इंटरेक्शंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस भी फेस टू फेस दी जाएंगी। जो और भी मेथड्स हैं जैसे एक्टिविटी करवा ली, असाइनमेंट दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, या कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लिया, फ्लिप्ड क्लासरूम का इस्तेमाल कर लिया, या असेसमेंट कर ली यूजिंग मल्टीपल मोड्स। तो ये फेस टू फेस में अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिलीवरी को, इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करने के, ओके। देन है जी दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसमें अलग होंगे। ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूजुअली सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देता है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, अब उस मटेरियल में से आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत कम होता है, बट ये किसी भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होगा ना तो उसमें एटलीस्ट एक या दो बार तो फेस टू फेस इंटरेक्शन करवाने की कोशिश की जाती है कि अच्छा काउंसलिंग करवा दी, ट्यूटरिंग हो गई, या मान लो एक हफ्ता दो चार करके लेक्चर्स लगवा दिए ओवरऑल समराइज करने को चीजों को या डिस्कस करने को, क्योंकि मटेरियल तो आपको प्रोवाइड कर ही रखा है, ओके। तो जहां पे डिस्टेंस मोड में आप पढ़ रहे हो, दूर बैठ के कहीं से पढ़ रहे हो, तो वो चीजें जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आ जाएंगी। यहाँ पे आप ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो सकता है वो ना भी दो, या हो सकता है कोई ऐप हो, कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, और लास्ट में जाके फिर आपने टर्मिनल एग्जाम्स ले लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हो जाएंगे इंस्ट्रक्शंस को बताने के, डिलीवर करने के। ऑनलाइन मोड में चीजें थोड़ी और अलग रहेंगी, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हम इंटरनेट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग में जैसे ई लर्निंग हो गया, मोबाइल लर्निंग, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, ओके। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गया, या वेब बेस्ड ट्रेनिंग हो गया। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन में हम चीजों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑनलाइन में दो वर्ड आपको पता होने चाहिए, एक है सिंक्रोनस और एक है एसिंक्रोनस। हो सकता है एसिंक्रोनस सिंक्रोनस लर्निंग करके पूछ लिया जाए, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस करके कम्युनिकेशन करके पूछ लिया जाए, मतलब ओवरऑल आपको सिंक में है चीजें या एसिंक्रोनस है, तो ये मतलब पता हो क्या मतलब रहेगा। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, बट मैंने अपने टाइम के हिसाब से ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी, अपने टाइम के हिसाब से डाल दी। अब जिस बच्चे को जब टाइम मिलेगा, जब उसने देखनी होगी, तब वो देखेगा और उस हिसाब से कमेंट करेगा। जब मेरे को टाइम मिलेगा और मैं अगर वो कमेंट देखूंगी तो उस हिसाब से मैं रिप्लाई कर दूंगी। ये जो तरीका चल रहा है ना पढ़ने पढ़ाने का या कम्युनिकेशन का, दैट इज एसिंक्रोनस, यानी अपने अपने टाइम के हिसाब से चीजें हो रही हैं, चीजें सिंक में नहीं है। जब आप किसी से चैटिंग करते हो, या आप मान लो मैं लाइव पढ़ा रही हूँ और लाइव आप कमेंट कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ आपके कमेंट, हम बातचीत कर पा रहे हैं, दैट इज सिंक्रोनस। तो आप सिंपली ये याद रखो कि चीजें सिंक में हैं या नहीं है। अगर सिंक में है, साथ साथ तभी हो रही हैं, तो वो सिंक्रोनस मोड हो गया। अगर बाद में हो रही है कि रिकॉर्डेड बैच आपने किसी का ले लिया, तो दैट इज एसिंक्रोनस, ओके। सो वो चीज आपको पता हो जी कि ऑनलाइन में एसिंक्रोनस सिंक्रोनस वर्ड तो आएगा ही आएगा। और भी मेजर जो इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के मोड्स हैं ऑनलाइन में, वो अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, जैसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, जैसे इग्नू एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, ऑडियो वीडियो लेसन्स का इस्तेमाल करना, डिस्कशन फोरम्स पे लाइव होना या उन पे डिस्कस करना, इंस्ट्रक्शंस एंड यूज ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीपल मीडिया का इस्तेमाल करना, असेसमेंट और या ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम आपका है तो ऑटोमेटिकली आपको जो है क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, और उस ऑटोमेटिक फीडबैक के साथ साथ ऑटोमेटिक ग्रेडिंग भी हो रही है, आपको ओवरऑल नंबर भी पता चल गए आपने क्या करके देखा था, ओके। अवार्ड्स या बैजेस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये मोड्स जो है इंस्ट्रक्शन डिलीवरी के, ये ऑनलाइन मोड में है,
ओके। देन ऑनलाइन में पर्टिकुलरली अगर हम मूक की बात करें तो मूक प्लेटफॉर्म में एक स्वयं प्लेटफॉर्म होता है, वो आपको पता हो एटलीस्ट, क्योंकि स्वयं बहुत फेमस है और पूछा जा सकता है। और स्पेसिफिकली जब इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इन मूक आई गया है अपने पास, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये फुल फॉर्म याद रखनी है, स्वयं की फुल फॉर्म याद रखनी है, यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मेक श्योर आपको याद हो स्वयं की फुल फॉर्म। स्वयं एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है, 2017 से ये काम कर रहा है, मूक प्लेटफॉर्म है। मूक प्लेटफॉर्म जो है इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल कौन से हैं? तो आप एक्सेस चाहते हो पहले कि बच्चों को एक्सेस मिले चीजों की, तो आपने ऑनलाइन कर दी चीजें कि दूर दूर तक रिमोट एरियाज में भी एक्सेस हो जाएगी। इक्विटी चाहते हो, बराबरी, बराबरी नहीं बोलेंगे, जरूरत के हिसाब से बराबरी लगा लो हिंदी में इसको। एंड देन क्वालिटी, सो इक्वालिटी नहीं है जी, ये इक्विटी है, ये बात याद रखनी है। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क आपको पता होना चाहिए। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी जो है ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं स्वयं की बात जब हम करेंगे। स्वयं पे 9वीं क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के टॉपिक्स या कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन लेवल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये आप कभी भी कहीं से भी किसी भी टाइम जो है इनको एक्सेस कर सकते हो, चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बट अगर आपको लास्ट में एग्जाम देना है और सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम के लिए आपको एक फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। ओके, तो ये प्रोसेस रहेगा स्वयं का। अब स्वयं का प्लेटफॉर्म जो है वो किसने डेवलप किया है? वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नैप्टल ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नैप्टल ने आईआईटी मद्रास की हेल्प से, तो यानी 3 लोग मिल गए, आईआईटी मद्रास, नैप्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और वो भी गूगल इंक और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो ये 5 के 5 का आपको पता हो कि स्वयं का प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? मोस्ट डिसएडवांटेज, जो दूर दराज बैठे बच्चे हैं जहां पे स्कूल या कॉलेज नहीं है आसपास, वो कैसे अपने कोर्सेज पूरे कर सकते हैं, वो उसका वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि वो करें। यानी कि हम ब्रिज करना चाह रहे हैं एक डिजिटल डिवाइड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, मतलब उन वो उस लेवल पे हैं कि वो डिजिटल चीजों से टच में हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो टच में नहीं है और एक गैप आया हुआ है। तो वो जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करने का काम जो है वो ये मूक प्लेटफॉर्म करेंगे और स्वयं प्लेटफॉर्म करेगा। ओके, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं। स्वयं जो कोर्स होस्ट करता है वो वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल मटेरियल आपको मिल जाएगा कि आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो रीडिंग मटेरियल को। सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको टेस्ट और क्विज मिल जाएंगे। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम अगर आप देखोगे वो आपको मिलेगा, जहां पे आप अपने डिस्कस करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। ओके, अब ये स्टेप्स इसी तरीके से यूज होते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कौन कौन सा पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है। सो वीडियो लेक्चर या ट्यूटरिंग आप लगा लो, दूसरे नंबर पे रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है वो लगा लो। यहाँ पे कहीं भी इंटरेक्शन नहीं है फेस टू फेस, वो चीज ध्यान रखिएगा। ओके, स्वयं को कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जी स्वयं के, ये आप याद रख सकते हो। एआईसीटी, नैप्टल, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, देन आपका आईआईएमबी और एनआईटीटीटीआर, ट्रिपल टीआर है ये। तो ये टीचर ट्रेनिंग के लिए है, ये मैनेजमेंट के बच्चों के लिए है। इग्नू वाला आउट ऑफ स्कूल, यानी यूजुअली इग्नू से आप 10th-12th के बाद की जो कोर्सेज हैं वो करते हो, बीए एमए टाइप की चीजें, और अब तो एमएससी बीएससी भी है। देन एनआईओएस की आप बात करोगे तो ये ओपन है स्कूल एजुकेशन के लिए, यानी 10वीं और 12वीं के पेपर आप दे रहे हो बिना पढ़े या बिना स्कूल जाए, ठीक है, बिना पढ़े तो नहीं बोलेंगे, बिना स्कूल जाए। ओके, तो वो आपने ओपन से, जो बोलते हैं ना ओपन से पेपर दिया है, तो वो एनआईओएस है जी जो ऑर्गेनाइज करवाएगा। एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए, सीईसी अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएट और नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल में नैप्टल आ जाएगा, जैसे इंजीनियरिंग एक टेक्निकल है, टेक्निकल कोर्स है, और एक आ जाएगा अपना एआईसीटी जो सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज को मैनेज करेगा। तो अलग अलग, क्योंकि सारे कोर्सेज अवेलेबल है ना यहाँ, तो उन सारे कोर्सेज को मैनेज कौन कौन करेगा? तो ये सब लोग मैनेज करेंगे मिलकर। ओके, देन है जी फर्दर अगर हम बात करें तो जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रहेगी मूक की या इसमें स्वयं में, वो ऑनलाइन मोड में है सारी चीजें, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज वो वीकली अप्रोच के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, आप वो देख सकते हो। हर हफ्ते लर्नर्स को जो है वो ई टेक्स्ट या फिर वीडियो लेसन और वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लर्नर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? डिस्कशन फोरम में। स्टूडेंट्स फ्री हैं कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन फोरम पे पूछने के लिए। जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पोस्ट कर दिए जाएंगे, जो लर्नर्स
को रिस्पॉन्ड करना है उन पे, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स जो है उनके पीयर लर्नर्स भी देख सकते हैं कि किसने क्या रिस्पॉन्ड किया है। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये हेल्प करेगा क्योंकि डिस्कशन भी हो रहा है। फाइनल एंड टर्म एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करेगा। सिमिलरली लर्नर्स जो क्विज वगैरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट है, कोई और असेस नहीं कर रहा है आपको। ओके, स्वयं का जो कोर्स है डेवलप्ड बाय द टीचर्स ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अलग अलग जो भी कोऑर्डिनेटर्स हमने पढ़े थे ना, उनके अंडर जो टीचर्स हैं, ऑब्वियसली जैसे एनसीईआरटी है तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वो बहुत सारे स्कूल्स में टीचर भी बहुत सारे हैं, तो वो लोगों में से कोई जो है अच्छे टीचर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, अच्छे इंस्टीट्यूशंस के, वो यहाँ पे डेवलप करेंगे कोर्सेज को। ओके, अब ब्लेंडेड मोड में, तो ब्लेंडेड वर्ड कब देते हैं, जब हम दोनों चीजों का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ब्लेंडेड मोड यूजुअली एक टर्म है जो दी जाएगी एजुकेशनल प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग डिजिटल लर्निंग टूल्स विद मोर ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी फेस टू फेस चीजें हैं, बट फेस टू फेस में भी मैं आपको पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, वीडियो दिखा के पढ़ा रही हूँ मेरी, तो वो सारी चीजें जो है वो ब्लेंडेड में आ जाएंगी कि आप दोनों चीजों का साथ में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ब्लेंडेड मोड में इंस्ट्रक्शन के मेथड्स क्या होंगे, लेक्चर मेथड हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, एक्टिविटी और असाइनमेंट ये तरीका हो सकता है डिलीवर करने का चीजों को। देन प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप वाली चीजें हो सकती हैं कि आप करवा के दिखा रहे हो वहां पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। देन प्रोजेक्ट या फील्ड ट्रिप्स हो सकती हैं, या आईसीटी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सो ये इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के अलग अलग टूल्स हो सकते हैं जब हम बात करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग की, कि हम फेस टू फेस भी हैं और बाकी चीजों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देन है जी एम लर्निंग में मोबाइल लर्निंग आ गया। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, टैबलेट है, कुछ ना कुछ मोबाइल डिवाइस तो है ही, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो आप आराम से उसको साथ में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये वो लर्निंग मोड हो गया जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी या जो डिवाइसेस हैं वो उनकी हेल्प से फैसिलिटेट करेगा, सपोर्ट करेगा लर्निंग को, ठीक है। तो लर्नर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कभी भी अपनी मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल डिवाइसेस में यूजुअली स्मार्टफोन्स या एंड्रॉइड या लैपटॉप, नोटपैड, बेसिकली जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, सो ये मोबाइल फोन वाला नहीं है, ये मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह इजीली पोर्ट करने वाली चीज है कि पोर्टेबल है चीज, आप ले जा सकते हो आराम से, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोग्निटिव ओवरलोड भी नहीं होगा, कन्वीनियंट है, एक्सेसिबल है चीजें, ठीक है। सो आपको ये ग्रुप कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर देगा कि आप साथ में सीख रहे हो, ऑनलाइन है ना चीजें। सिमिलर टू दैट ऑनलाइन प्रोग्राम या जो मूक है या सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, वो सारी चीजें भी एक कंटेंट डिलीवरी में हेल्प कर सकती हैं जब हम मोबाइल लर्निंग की बात करते हैं। ओके, अब ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में सारी चीजें आ गई, ब्रॉड टर्म हो गई है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के क्या तरीके होंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। इनफैक्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे, आप एग्जाम्पल बताइएगा मुझे, ठीक है। ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, ई कंटेंट हो सकता है कि पीपीटी या पीडीएफ, जैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको, पीपीटी से अभी पढ़ा रही हूँ। देन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ओईआर, तो वो ओपन है, जैसे इग्नू के रिसोर्सेज या स्टडी मटेरियल ओपन है और ऑथेंटिक माना जाता है वो पर्टिकुलरली, कि हाँ एक यूनिवर्सिटी है जो काफी फेमस है, शुरू से काम कर रही है और उसने उन्होंने स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया है। ऑनलाइन टीचिंग या असेसमेंट टूल्स हो सकते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आईसीटी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे तरीकों से हम इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, ये डिलीवरी के तरीके हो गए, लेकिन जब टीचर पढ़ाता है ना तो उस टीचर को कैसे असेस किया जाए, तो टीचर के वर्बल बिहेवियर को असेस करने के लिए हमारे पास फ्लेंडर इंसान का नाम है, फ्लेंडर का कैटेगरी एनालिसिस सिस्टम है, यानी इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIAS, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 10 कैटेगरी सिस्टम है, इसमें हम कैसे, इसमें प्रॉपर कोडिंग और वो सारी चीजें होती हैं, बट आप बस ये क्या याद रख लो कि ये 10 जो है इसके स्टेजेस हैं। इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टॉक, तो 4 कैटेगरीज हैं इस इनडायरेक्ट टॉक में, कि एक्सेप्ट कर लेना बच्चे की फीलिंग्स को, उसको प्रेज करना, एनकरेज करना, उसके आइडियाज को यूज करना एक्सेप्ट करके, और उससे क्वेश्चंस पूछना। तो ये काम कौन कर रहा है, ये टीचर करेगा ना, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, उसको प्रेज करना, आइडियाज का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन पूछना, ये काम टीचर का है और इनडायरेक्ट है ये। तो ये इनडायरेक्ट टॉक हो गई। डायरेक्ट टॉक में क्या होगा, डायरेक्ट टीचर लेक्चर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, जस्टिफाइंग अथॉरिटी है, सो ये डायरेक्ट टॉक हो गई, बस कर टीचर ही रहा है ये सारी की सारी चीजें, तो ये टीचर टॉक के अंदर आ गए। प्यूपिल टॉक में प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स और प्यूपिल टॉक इनिशिएशन आ गया, जहां पे प्यूपिल टॉक में एक तो बच्चा, टीचर ने कुछ पूछा तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और एक खुद कुछ पूछ रहा है टीचर से, तो वो इनिशिएशन में आ जाएगा।
देन है जी साइलेंस, पोज या कंफ्यूजन, कि आप पोज लेते हो तो वो चीज जहां पे आप एक गैप दे रहे हो बच्चे को समझने के लिए, तो वो साइलेंस, पोज या कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि चुप हो गया है टीचर कुछ सेकंड्स के लिए। ओके, तो इसमें और भी कोडिंग वोडिंग होती है, वो चीजें आप मैंने करवा रखी है, डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा देखना हो तो, बाकी जरूरत नहीं है। बट आपको पता हो कि जब हम फ्लेंडर की इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम की बात करते हैं तो वो टीचर के वर्बल बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है। टीचर के, स्टूडेंट को इवेल्युएट नहीं कर रहे हम, टीचर के पढ़ाने को इवेल्युएट कर रही हैं, और वो भी वर्बल बिहेवियर को। ठीक है, अगर नॉन वर्बल बिहेवियर भी है, यानी अगर दोनों को टेस्ट करना है तो एक व्यक्ति है गैलोवे, हो सकता है आप लोगों ने ना सुने हो क्योंकि 12th ये नेट लेवल की चीजें हैं वैसे तो, बट मैंने मेजर तौर पे, मोटे तौर पे आपको बता दिया है, तो ये दो एक नाम याद रखना अगर रह जाए तो। ओके, सो ये जी आपका सिलेबस मेरी तरफ से यहाँ पर समाप्त होता है। एक तरीके से पूरा बैच ही हो गया आप लोगों का कि मैंने सारा सिलेबस आप लोगों का करवा दिया है सीक्वेंस में। एंड बस इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, आराम से पढ़ो, जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले लो, जिसको नहीं चाहिए वो आराम से जो है इन लेक्चर्स को बार बार देख लो। हाँ, पीडीएफ वालों को थोड़ा ये फायदा हो जाएगा कि मैंने क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी 1000+ क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी के लिए टाइम नहीं है, बट जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवा दूं। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. This was your last lecture, RRB PGT TGT के syllabus of professional ability के according. एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें हेल्पफुल लगी हो तो बताइएगा, कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस।